अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रामनिक सिंह मान साहब ने। आई होप मैंने नाम ठीक लिया है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया और बहुत हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज हम सर थोड़ा बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने आज एक स्पीच की है, एक जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हमारे यहाँ शुरू हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि पीस टॉक पे भी बात हुई, तो कहा कि भारत को पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इस पे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई भारत को पहले आगे बढ़ना पड़ेगा? पहले तो सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सभी दर्शकों को। और देखिए, जहां तक ताल्लुक है भारत की पहल का, तो मैं समझता हूं कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, जहां तक इनकी हुकूमत का, इनकी कयादत में फौज का किस तरीके से रोल है, आपके मुल्क के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपके पाले हुए हैं उनका क्या रोल है, इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं पहले आपको खुद तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपके साथ मेरे पिछले डिस्कशन में कहा था कि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, जो इंटरनल मैटर्स हैं, उनको आपको खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये कहने भर से काम चल नहीं जाएगा कि साहब हमारे मुल्क के अंदर 30-40 हजार टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। ये बात इमरान खान साहब को खुद भी एक बार कौम के आगे, जो पाकिस्तानी कौम है उनके आगे आके वाजे करनी पड़ेगी कि पिछली दफा जब उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर 30 से 40 हजार दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों का क्या हुआ, उन 40 हजार लोगों का क्या हुआ। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बात है। दूसरी बात है, जहां तक भारत का संदर्भ है, जहां तक भारत का विषय है, भारत ने शुरू से कहा है कि साहब देयर विल बी नो डायलॉग विद पाकिस्तान अनलेस दे ब्रिंग इन सम करेक्टिव मेजर्स। जब तक कहते हैं ना, बम बंदूक और बारूद की गूंजों के बीच में कभी ताल्लुकात सुधर नहीं सकते, अब कभी बात नहीं हो सकती। और एक बात हमेशा चलती आई है सीबीएम की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से भी हम लोग अब बेवड़ आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो आपके मुल्क के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ क्राइम्स परपेट्रेट किए हैं इंडियन सॉइल के ऊपर, और उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी वो पाकिस्तान में बैठ के प्लान की है। वो चाहे जकीरुर रहमान लखवी हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, या ऐसे अनेकों अनेक लोग हैं जिनके विषय में हम बार बार आपको डॉर्जियस पे डॉर्जियस देते गए। आप लोगों ने कुछ किया नहीं। लखवी का तो ये हाल था कि साहब उसको कहने के लिए तो कैद थी, पर उसकी फैमिली प्लानिंग कहीं नहीं है, उसका उसका अपना कुंबा बढ़ता चला गया, उसके बच्चे पैदा हुए जेल में से। तो मैं समझता हूं कि एक आई वॉश जो है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर वाकई में, अगर हकीकत में जो आज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके अंदर अगर वो वाकई में सीरियस है इन चीजों को लेके, तो दैट सीरियसनेस शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये शब्दों के हेरफेर में, और ये कहते हैं ना कि बातों की जलेबियां बनाने से बेहतर ये है कि कुछ वो करके दिखाएं ग्राउंड के ऊपर, जिससे कि इस बात के ऊपर यकीन हो कि इमरान खान साहब वाकई में सीरियस हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये सीरियसनेस का जो मुजाहरा है ना, वो एक्शन से होगा। ये कहने भर से नहीं हो जाएगा कि साहब भारत को पहल। अरे भाई, भारत ने तो पहल की 99 में, भारत ने पहल की तो आपने उठा के कारगिल कर दिया लाहौर डिक्लेरेशन के बाद। जब मोदी साहब गए आपके पास तो आपने उठा के पठानकोट कर दिया। आप लोग मानते कहाँ हैं? और आपके ना एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, एक मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है कि आपके मुल्क में अगर डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग किया किससे जाए, ये बात तो वाजे हो ना पहले, कि फौज से बात करनी चाहिए या आपकी जो हुकूमत है उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ा मेजर डिस्कनेक्ट है। ये एकता दिखाते तो हैं, पर कहीं देखिए क्या होता है कि लाइक आज बड़े एक्सटेंसिवली उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सेंट्रल एशिया के रूट्स खोलने के लिए, अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया को टच करने के लिए दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स इंडिया और चाइना की बातें करी, बहुत सारी बातें करी इमरान खान साहब ने आज। आप क्योंकि पैनी नजर रखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके मुल्क के अंदर कैसे काम करती है जो सियासत है और पॉलिटिशियन, सियासतदान कैसे काम करते हैं, पर जितना हम दूर से बैठ के देखते हैं मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सी चीजें आपके मुल्क में सिर्फ कहने के लिए कह दी जाती हैं। उनके ऊपर अगर अमल किया जाए, आपकी स्टेट पॉलिसी आज तक इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं हुआ? आज आप 4 मिलियन टन गंदुम यानी कि वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके मुल्क में जो चूल्हों पे चढ़ती दाल है वो 70% आपके बकौल आपके जो वजीर आजम है उनके
वो इम्पोर्ट की जाती है। कॉटन यार्न की शॉर्टेज आपके मुल्क इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं करती? और इकोनॉमी के ऊपर फोकस कौन कर रहा है? फौज। आपकी पाक फौज है, वो अपनी फौजी फाउंडेशन है, उनके बड़े बड़े जर्नैल हैं, ये पिज्जा चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियां चला रहे हैं। इकोनॉमी के लिए तो ये अपने आप को तंदुरुस्त करती जा रही है आपकी फौज, बट जो आपकी आवाम है उसके तो नोच नोच के मांस भी खा लिया, हड्डियों के अंदर से गुद्दा निकालेंगे। देखिए ये एक मैं हमेशा कहता हूं ना कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है एज अ नेशन, एज अ कंट्री। योर प्रायोरिटीज आर वेरी मिसप्लेस्ड। और इंडिया से आप बात कीजिए, अच्छी बात है, बात कीजिए, बट जो कंडीशंस है उनको फुलफिल तो कीजिए। जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपकी कंट्री में हमने जो पॉइंट आउट किए हैं, आप अगर इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर सकते तो आप उनको कम से कम एक ट्रायल देके उनको पनिश तो कीजिए। वो तो यार बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, बड़े बड़े वहां पे जलसे कर रहे हैं, ये हाफिज सईद और इन लोगों को तो आपने मतलब अगर माफ करना कि अगर आपके मुल्क में कोई दूसरा खुदा पैदा होता तो ये सब यही तो है, ये फौजी जर्नैल हो गए, ये हाफिज सईद हो गए, यही तो है आपके खुदा, और कौन है आजकल? नहीं, बहुत हद तक मैं आपकी बात से एग्री करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक रमनिक जी एक चीज और है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम कश्मीरियों की स्ट्रगल को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, और यूनाइटेड नेशन ने भी उनको गारंटी दी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और उस चीज में पाकिस्तान का साथ देगा। ये दोनों चीजें वैसे तो देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के फेवर में है कि कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन एक तरफ जो है वो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से आप लोग कहते हैं, मुसलसल कहते हैं कि टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही गवर्नमेंट के, चाहे वो पाकिस्तान की हो या भारत की हो? आपकी एजेंसीज हैं, आपकी फौज हमसे बड़ी है, तो फेंसेस भी लग चुकी हैं, तो आखिर ये चीज फिर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये बात बहुत बार कही है, और नॉन स्टेट एक्टर्स को जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल उनसे तो हम खुद भी तंग है, क्योंकि वो हमें भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन क्या है इसका, ताकि हमारे ऊपर जो फूड क्राइसिस हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू हो, वो भी इमरान खान ने आज जिक्र किया, तो उस पर काम कैसे होगा जब तक ये चीज यहाँ पे नहीं रुकेगी? देखिए, मैं कश्मीर पे थोड़ी सी देर में आता हूँ। पहले मैं ना जो आपके इंटरनल मसाइल हैं उनको एक दफा बड़ा दूर से हल्का सा ब्रश अप कर देते हैं, एक बार टच अप कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। आप मुल्क के अंदर आबादी इस स्पीड से बढ़ रही है कि जिसके कहने नहीं है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, देयर आर सर्टेन मेजर जो इस्लाम में बैन है। वो कहते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर सकते, और जो अबॉर्शंस है वो नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। आप तो कहते हैं कि साहब माफ करना, मतलब आपसे मेरी मुराद है कि यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब ये तो अल्लाह की देन है, आ रही है तो आ रहे हैं भैया, आ रही ऐसे आ रहे हैं, ये तो सारी दुनिया को पता कैसे आते हैं, और उसके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। अब लगाम नहीं, अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी के लिए आबादी आपकी बेतहाशा बढ़ती चली जाएगी, आपको फूड सिक्योर तो करना पड़ेगा ना गरीबों के लिए। और आज इमरान खान साहब बात करते हैं सब्सिडीज को लेके कि जी हम टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, गंदम के ऊपर सब्सिडी देंगे। अरे भगवान, तुम अपनी पहले आबादी को कंट्रोल कर लो, और सब्सिडीज को अगर आप देंगे तो आईएमएफ आपको अगली किस्त नहीं देगा जो 500 मिलियन की आपके पास आनी है, क्योंकि दे डिनाउंस सब्सिडीज। वो कहते हैं आपके मुल्क में टैक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं, आपके मुल्क में बिजली क्यों महंगी हो रही है, आपके मुल्क में गैस क्यों महंगी हो रही है, आपके मुल्क में गंदम क्यों महंगी हो रही है, बिकॉज आपकी ये सारी चीजें हैवीली टैक्स्ड है। और ये टैक्स ऐसा नहीं कि इमरान खान अपनी फ्री विल से लगाता चला जा रहा है, इमरान खान के ऊपर दबाव है, और वो दबाव फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, क्योंकि आपने किस्तें भरनी है। ईएमआई कहते हैं ना, हर महीने किस्त भरनी है आपने, जो आप लोन लेके बैठे इतने बड़े बड़े, आपको हर बार किस्त भरनी है। तो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपकी फिस्कल जो मैनेजमेंट है, आपकी फिस्कल पॉलिसीज, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद हाउ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स। जो एक पैसा देने वाला व्यक्ति है, या कंपनी है, या मुल्क है, या कोई भी बैंक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको उस कंडीशन पे पैसा देगी कि आप डिफॉल्ट ना करें। ठीक, ये तो हो गई पहली बात आबादी के लिए। दूसरी बात फूड सिक्योरिटी। जब आप अपना 70% दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, 4-4 मिलियन टन आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, आपकी इकोनॉमी का जो हाल है। आपके पेटा के चेयरमैन है मोहम्मद अहमद क्या कहते हैं साहब कि इमरजेंसी में हमारे को कॉटन यार्न इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप ये हिंदुस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर है वो गेट खोल दीजिए, हमारे को एक्सपोर्ट टारगेट्स हमारे मीट नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, हमारी इंडस्ट्री वेंटिलेटर के ऊपर है। बिल्कुल, ये न्यूज मैंने भी देखी थी, ये न्यूज देखी थी मैंने भी, क्योंकि इंडिया से ही करेंगे जी। हाँ, तो
अब क्या होता है साहब, आपने इंडिया से ये तवक्को रखी कि वैक्सीन भी इंडिया से आएगी, चाहे वो गावी के रास्ते आए। आपने ये तवक्को रखी है कि भी इंडिया आपको गंदम भी दे देगा, इंडिया आपको कॉटन यान भी दे देगा। एवज में आपके जो वजीर आजम क्या करेंगे, वो हर जगह जाके कश्मीर का राग रोएंगे, मैं कश्मीर पे आ रहा हूँ। वो हर जगह जाके कश्मीर का राग रोएंगे। वो हर जगह जाके बोलेंगे साहब हमारी शाहरग है, कश्मीर को रिजॉल्व करना चाहिए, डायलॉग से रिजॉल्व करना चाहिए। डायलॉग की जो प्री कंडीशन है उसको आपने मीट नहीं करना। एफएटीएफ के साथ आपकी क्या मुसीबत है? जो एफएटीएफ आपको गाइडलाइंस दे रही है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अभी जून तक आप फिर ग्रे लिस्ट में है। अब आप इंडिया से, अच्छा इमरान खान साहब क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे, मेरे को वक्त नहीं पता किस वक्त करते हैं ना, मैं उसमें जाता। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके ट्वीट्स टारगेटेड होते हैं हमारे वजीर आजम के, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। और मोदी जी को आप सारा दिन तो गाली दीजिए, आपके टीवी चैनलों पे गाली देंगे, आपके वजीर आजम उल्टा सीधा बोलेंगे, बंदा पलट के जवाब देता है, एक अलग बात है। यहाँ पे चलता रहता है जो भी। अब क्या बोलूं मैं, आपके वजीर आजम आप बुरा मान जाएंगे मैं कोई अच्छा सा किसी जानवर का नाम लूंगा तो वो हर वक्त उनका चलता रहता है। बट इवेंचुअली ये बंदा यहाँ से रिप्लाई नहीं करता। बट इन डिप्लोमेसी अगर आप इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट को आपका प्रधानमंत्री डायरेक्टली टारगेट करे, वजीर आजम को डायरेक्टली टारगेट करे, इंडिया के अंदर एक अगर इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्म्स का एक इशू चल रहा है, उसको वो सपोर्ट करे, दिशा रवि जैसे लोगों को वो सपोर्ट करे, उसके बाद आप कैसे, मतलब ये बेशर्मी की इंतहा नहीं है? इज इट नॉट शेम, एपिटोम ऑफ शेमलेसनेस कि आप फिर भी तवक्को रख रहे हैं कि आप इंडिया से डायलॉग करेंगे? अच्छा, बात आ गई कश्मीर की, उन्होंने हवाला दिया यूएन रेजोल्यूशन का। तो आरजू जी मेरे को तो कंफर्म है कि इमरान खान ने यूएन रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं है, वो तो डन है, बात पक्की बात है। अब मेरे को आपसे एज ए जर्नलिस्ट तवक्को है शायद आपने पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा हो यूएन रेजोल्यूशन तो उसके अंदर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए कहा गया है, और ऑक्यूपेशनल फोर्सेस को डिस्क्राइब किया गया है पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो आप विड्रॉ कर लीजिए ना कश्मीर से, रिजॉल्व हो जाता है कश्मीर। दिक्कत क्या है? प्लिबिसाइड की अगर बात हुई, वो आज से 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। प्लिबिसाइड की आप आज तक वही रोना रो रहे हैं। आप भूल गए हैं कि अब जो हिंदुस्तान में कयादत है, जो अब हमारी सरकार है, जो नया भारत है, जो न्यू इंडिया, वो ये कहता है कि साहब ये जो आपका ऑक्यूपाइड एरिया है और बकौल यूएन रेजोल्यूशन के आप ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं, हम अपने नागरिकों को आपकी गुलामी से आजाद करेंगे। ये हमारे होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, लोकसभा के अंदर कहा है कि जो ऑक्यूपेशन में चाहे चाइना के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, वो दोनों हमारे हिस्से और हम वापस लेकर रहेंगे। तो अब अगर आप डायलॉग चाहते हैं तो आप टेबल के ऊपर बैठ के डिस्कस कीजिए कि आप किस तरीके से कश्मीर जो आपके ऑक्यूपेशन में है, बाल्टिस्तान जो आपके ऑक्यूपेशन में, आप उसको विकेट करेंगे, उसकी टर्म्स डिसाइड कीजिए हमारे साथ बैठ के, फिर आगे बात बढ़ सकती है। अमन की बात जहां तक है, आपने सीज फायर के लिए एक अप्रोच किया, डीजीएमओस दोनों कंट्रीज के बैठे, और वो जो हमारा सीज फायर का एग्रीमेंट था उसको हमने रिवाइव किया। सीज फायर तब तक चलेगा जब तक आप दोबारा अगली खेप, अगली किश्त जो है आपके वहां से आने वाले दहशतगर्दों की, उनको कवर फायर देने के लिए आप जब तक अपने फायर नहीं खोलते तब तक ये चलता रहेगा। मैंने आपको पहले कहा था, ये 3 दिन 30 दिन 3 महीने 3 साल 30 साल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हम लोग भी कोई बहुत खुश नहीं है कि गोली चलती है तो नाम पूछ के या वर्दी देख के लगती नहीं है, लग जाती है, सिविलियंस को भी लगती है, और उस तरफ भी तो हमारे ही लोग हैं, आपके ऑक्यूपेशन में वो अलग बात है। तो ये चीजें इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी कि डायलॉग, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशंस विद योर नेबर्स, चाहे वो आपके ईस्ट पे हो, चाहे आपके वेस्ट पे या आपके नॉर्थ पे हो, आपने कैसे मेंटेन करने हैं। अगर आप देखिए, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, काफी पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक साथ कर दिया था। आज उन्होंने थोड़ी करेक्शन की, आज उन्होंने जर्मनी और फ्रांस की बात करी, तो वो बात कुछ हजम हुई कि भी हाँ ये बात थोड़ी सी कोई सेंसिबल कर रहा है। तो उन्होंने बात करी इकोनॉमिक टाइज की। इट इज अनइमेजिनेबल कि ये मुल्क दोबारा कभी जंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक टाइज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं और वो बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड ट्रेमेंडसली, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। कई मुल्क ऐसे हैं जो आपके साथ रिलेशन ही नहीं रखना चाहते। देयर आर मेनी कंट्रीज। और जहां पे अभी श्रीलंका की बात हुई, तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, माफ करना, इमरान खान साहब अभी श्रीलंका गए थे, वो पार्लियामेंट में तो उनको खिताब करने की इजाजत नहीं दी, दे डिड नॉट अलाउ टू एड्रेस द पार्लियामेंट। बट वहां से आने के बाद क्या है कि वो बुर्का बैन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि ये राष्ट्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि हम बुर्गे के ऊपर बैन कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की अचीवमेंट है।
श्रीलंका से आके, इनको भेजिए आप सारे मुल्कों में बुर्का बैन करवा के आएंगे ये। तो मेरा मतलब ये है कि ही मे बी अ फॉर्मरली गुड क्रिकेटर, बॉलर अच्छे हो सकते हैं ये। इनका दूसरा क्वालिटी है कि चलिए मैं पर्सनल नहीं कमेंट करूंगा, बट ठीक है, पर्सनल लाइफ में ये बतेरे चेंजेस लेके आए अपने 1 2 3, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर भी नहीं जाता। बट एज अ स्टेट्समैन, है ना, एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री, इनका फोकस होना चाहिए था इकोनॉमी के ऊपर। आप जब तक कश्मीर का रट्टा लगाते रहेंगे, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ही मसला है, ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तान, एंड ऑफ द स्टोरी। आप विड्रॉ कर जाइए। एसेशन ट्रीटी महाराजा हरि सिंह ने किसके साथ साइन की थी? इंडिया के साथ साइन की थी, आपके साथ साइन की? जब इंडिया के साथ साइन की थी, अगर एक जूता भी, अगर आपका एक बूट भी अगर आपका कश्मीर की जमीन के ऊपर है, तो देन यू आर ऑक्यूपेशनल फोर्स। इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यूएन रेजोल्यूशन भी यही कहता है आनंद जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्पेशली इसमें जो है वो जो पॉपुलेशन की आपने बात की है, शुरू में तो बिल्कुल उसके ऊपर बहुत जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे वो जो रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो नहीं सुनते, वो बात ही नहीं करने देते इसके ऊपर। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल्स दी जाती हैं, स्कॉलर सुने ना सुने, आपकी आवाम तो सुने। तो पब्लिक भी तो उसी में से निकल कर आ रही है ना सर, वही जहालत पब्लिक के अंदर भी है। आपके यहाँ पे ना वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी कमी है अर्जुन जी। आई थिंक नॉट एवरी वुमन is as free as you are or is as vocal as you are on women rights and women issues. मैं मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उसके साथ एक बुढ़ा आदमी निकाह करता, मतलब बेशर्मी करता है। उसकी पोती की उम्र की लड़की है यार। इस्लाम ये सिखा रहा है आपको, ये सिखा रहा है इस्लाम कि बच्चे पे बच्चे पैदा करें, तो तुमसे तरबियत दी जाए ना दी जाए, तालीम दी जाए ना दी जाए, तुम उनको एजुकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप उनको एक अच्छा मुसलमान, तो चलो बाद की बात है, आप उनको अच्छा शहरी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? आर दे इवन बिकमिंग गुड सिटीजन्स? ये जैसे लोग यार, कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? अभी मैंने आज, बल्कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा टीवी पे एक ऐड आ रहा था, और उसमें जो वो स्पेशली किसी एनजीओज ने बनाया था कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां ना करें। तो जाहिर है जब इतने ढेर सारे बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर इनको समझ नहीं आती कि अब इनका करें क्या, तो जल्दी जल्दी लड़कियों की शादियां करके पीछा छुड़ाते हैं। और इसी तरीके से फिर ना जॉब्स होती हैं और ना ही कोई और काम होता है देने के लिए। लेकिन इस चीज के ऊपर हमारे यहाँ मुल्ला माफिया जो है वो बोलने ही नहीं देती। अर्जुन जी, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया था, हमारे मुल्क की जो रिवायत है वो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहां पे औरतों की पूजा की जाती है, इज्जत की जाती है, वहीं पे देवताओं का, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा का वास वहीं पे होता है जहां पे इज्जत की जाती है। आपके मुल्क में, माफ करना, अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई किया जाए तो आपके मुल्क में ना तो खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में औरतों की इज्जत नहीं की जाती। ठीक है, तो आप कहीं ना आपके मुआशरे के अंदर, आपके कौम के अंदर, आपके लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि ये जो तशद्दुद है ये हिंदू और सिख लड़कियों के ऊपर की जा रही है, उनके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा ही किए जा रहे हैं। पर इनका जहां मन आ जाता है ना, ये आपके तो, मैं माफ करना, 60 65 साल के बुढ़े भी बड़े मन चले हैं। आपके तो एक वो वजीर है, इंटीरियर मिनिस्टर है आपके, मेरा ख्याल है, उनकी तो वीडियो भी आई थी। और जो पहले आपके DGISPR थे वो शेख रशीद की, हाँ, जनरल आसिफ गफूर की भी मैंने देखी है वीडियो, उसकी भी आई हुई है एक, गफूरे की, ISI वाले की। तो मतलब हद हो गई यार। मतलब हम लोग निकलते हैं घर से, हम देखते हैं यार हमारे बच्चे हैं, ये है वो है। अब आपके बुढ़े घर से निकलते हैं, वो सोचते हैं अच्छा इससे निकाह करूं, इससे करूं। मतलब कैसा माहौल बना रखा है आपके मुल्क में। तो मतलब मैं आई डोंट नो, मतलब ये तो सुधार आपको करने पड़ेगा ना, ये तो हम नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का है, वो जो जिसकी पता नहीं 65 इयर्स एज है और 14 साल की बच्ची से शादी की, और कह रहे कि जी मैं तो 4 साल के, पता नहीं 2 साल के बाद रुखसती कर, तब भी वो बच्ची 16 साल की होगी। और ये तो फिर और आगे बढ़ेगा कि इसने 64 का ही रहना, अभी भी बहुत ज्यादा है, उसकी बिल्कुल पोती की उम्र की बच्ची है। और शर्म भी नहीं आती, आगे से रिप्लाई कर रहे होते हैं, आगे से मीडिया को जवाब दे रहे होते हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी सीज फायर हुआ है LOC के ऊपर,
ठीक है ना। लेकिन उसके 2 दिन के बाद अभी हमारे जो है वो बाजवा साहब जो हैं वो भी इसी में जो सिक्योरिटी के डायलॉग चल रहे हैं उसमें उनकी स्पीच भी है, और लगता है आपको कि वो कुछ आगे बात करेंगे भारत के साथ अमन की और उसकी, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी। तो कल की आपको लगता है कल का जो एड्रेस होगा बाजवा साहब का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको? जी दोस्ती का हाथ बढ़ेगा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, है ना। इनसे तो क्या तो तवक्को रखें। और अगर सच पूछो तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दो, वॉर इज देयर बिजनेस। आर्मी होती है डिफेंस के लिए इन केस ऑफ वॉर। आपकी आर्मी क्रिएट करती है वॉर फॉर देयर ओन बिजनेस। आप मुझे बताइए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और अमान कायम हो गया, ये जो मसला है कश्मीर हमने बना के रखा हुआ है इतने सालों से, जो हमारा कश्मीर दबा के रखा हुआ है, अगर वो सेटल हो गया, इफ एवरीथिंग गोज हॉन्की टोरी, तो क्या पाकिस्तान के लोग 2 साल 4 साल में ये पूछना नहीं शुरू कर देंगे कि साहब ये फौज इतनी मोटी ताजी क्यों कर रखी है, इतने पैसे क्यों देते हो, इनकी जरूरत क्या है? तो एक जो बार बार कहते हैं ना कि जी इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नैरेटिव दैट योर आर्मी हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। आपकी आर्मी ने एक नैरेटिव बना लिया है इतने सालों में। उनको पता है कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट तो चाहिए ही चाहिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट इनको चाहिए इंडिया के साथ। क्योंकि आप निकले इंडिया में से, आप ना तो तुर्कियों से निकले, ना आप अफगानों से निकले, ना आप ईरान से निकले, ठीक है। और जो सप्रेशन ऑफ बलोच है, बलोच का सप्रेशन जो है, आपको तो पता ही होगा, ये शाफ कलात और सिस्तान और ये बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो आपके पास है, उसके अलावा ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज अ जियोपॉलिटिकल लोकेशन, इट्स अ डेमोग्राफिक लोकेशन। तो बलोच जो है वो ईरान में भी है, बलोच आपके पाकिस्तान में भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसको लेके ना सिर्फ पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है, इसको लेके ईरान भी बहुत सेंसिटिव है। और मेरे ख्याल इस बारे में बहुत कम बात की गई है आज तक लोगों से, पर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। और जहां तक बाजवा साहब का सवाल है, बाजवा साहब तो कल क्या यकड़े पेलेंगे वो हम कल सुन लेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम वो भी सुनेंगे, बट आई डोंट एक्सपेक्ट मच कमिंग आउट ऑफ हिम। एज फार एज पीस इज कंसर्न, पीस इज बिकम सी आई टेल यू नाउ ना, ये सब चीजें ना आपके लिए लाइबिलिटी बनती जा रही है। क्योंकि आपके जो डिफेंस फोर्सेस है, आपकी जो आर्मी है, उसने ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएट किए थे कि इन केस ऑफ एग्रेशन फ्रॉम इंडिया, जैसे बांग्लादेश के अंदर फ्री रन मिल गया क्योंकि वहां के जो बंगाली थे, दे वर विद, मुक्ति बाहिनी वाज विद इंडिया, तो दे वर ऑल फॉर देयर ओन फ्रीडम। उनको ये लगता है कि साहब ये जो हम नॉन स्टेट एक्टर्स खड़े कर रहे हैं ना, तो दे विल बिकम अवर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इंडिया आ भी जाता है तो हम गुरिल्ला वॉरफेयर में शहरों के अंदर उनको हम बहुत ब्लीड करवाएंगे और इतना इजी रहेगा नहीं इंडिया के लिए। इस सोच के साथ ये क्रिएट किए गए थे नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन योर कंट्री। अब वो स्थिति तो इंडिया, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया तो आपके ऊपर अटैक करेगा नहीं, इंडिया ने तो अपने 1000 साल के इतिहास में अटैक किया नहीं। हाँ, आपसे पीओके लेना है, और वो ना सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि हमारे स्टेट, हमारे कंट्री के बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है, अब तो हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो लेना है आपसे, एट अ टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग हम वो ले लेंगे आपसे, वक्त आएगा करेंगे। बट बाकी जो पाकिस्तान है, यू कैन लाफ अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, जो बाकी का पाकिस्तान है वो आपका है साहब। उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, कैसे आपने मैनेज करना है, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आवाम के पेट में दाने आपने कैसे डालने हैं, अपनी आवाम के लिए बिजली, गैस और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और ये जो रहने के लिए जगहें हैं वो आपने कैसे पूरी करनी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। वो तो आप लोगों ने देखना है। तो बाजवा साहब के बयानों से मेरा नहीं ख्याल कि बहुत, ये जरूर है कि बाजवा साहब इमरान खान को कितना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कल, या कितना उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कल, वो एक बार वो देखने को बने, वो देखेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि भारत जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और वो जो हमें जो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने फूड क्राइसिस के हवाले से बात की, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि भारत जो है वो चाहता है कि मतलब पाकिस्तान आगे ना बढ़ पाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बाकी आपने जो बात की आज़ाद कश्मीर की, तो सर मुझे बिल्कुल उस वक्त बाकी में मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज इतनी कमजोर है
कि वो आपको आजाद कश्मीर लेने देगी। सर हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, मैंने तो वाकई में नहीं पहनी हुई। देखिए एक था हमारे हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी की एक रचना थी रश्मि रति। उसमें एक उसके अंदर एक चैप्टर है, उसको कहते हैं कृष्ण की चेतावनी। तो कृष्ण की चेतावनी की पंक्तियों में मैं आपको कंक्लूसिवली बता देता हूँ क्या है। कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन सर जो भी हो कश्मीरियों के सुनिए, आपकी फौज ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, मेरे को आई एम श्योर कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा चूड़ी नहीं होगा। और हाँ, उनकी बहरहाल पतलूने जरूर उतरवाई थी। 93,000 थे, कुछ थोड़े से नहीं थे, काफी थे। और मौका आएगा दोबारा तो आपको वो भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। लेकिन सर कुछ भी हो, लेकिन सर कश्मीरियों के लिए अच्छा होना चाहिए। और अब ये सर अब यहाँ पे भी टाइम चेंज हो गया, अब ये 71 नहीं है और फौज भी 71 वाली नहीं है। क्या बात है, शानदार है ना। 71 तो नहीं है, पर आपकी फौज वो 71 से बदतर हालात में। ये बन गए व्यापारी, ये बन गए धन्ना सेठ। ये फौज का काम क्या होता है बताइए मेरे को। इन एनी कंट्री आर्मी का काम क्या होता है? आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप इंडिया में फौज कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, आप देखिए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। आज आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यहाँ पे कोई धंधे, यहाँ पे कोई ये कॉर्नफ्लेक्स डाइपर और ये सैनिटरी नैपकिन नहीं बना रही हमारी फौज, ठीक है ना। हमारी फौज कर रही है अपना काम जो उसको करना चाहिए। और बिजनेस तो हर फौज करती है सर, सारी दुनिया की बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, वो शायद हथियार वगैरह बनाते हैं। मैंने तो यही सुना है कि सारी दुनिया की, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने यही सुना है सारी दुनिया की आर्मी जब रिटायर होते हैं तो कुछ ना कुछ उनका बिजनेस होता है। तो क्या हो गया सर अगर हम थोड़े से डायपर बना लेते हैं और सीमेंट बना लेते हैं, अच्छी बात है ना। ये रिटायरमेंट के बाद देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। सर अब तो पिज्जा भी बनाते हैं, पिज्जा भी है हमारे पास, पिज्जा का आइटम भी है। हाँ, वो पापा जॉन है ना आपके। अच्छे पापा जॉन तो एक ग्लोबल चेन बना रही है, पर वो किस कॉस्ट पे आरजू जी? आपकी कौम की कॉस्ट पे। यानी कि एक जर्नैल को आप पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट के लिए, और आप एक जर्नैल को इन सर्विस इतना फ्री रन दे देते हैं कि जो आपकी कौम के हिस्से का पैसा है, वो जो पाकिस्तान की सड़क के ऊपर बैठ के गरीब आदमी अपना बच्चा बेचने की कोशिश कर रहा था कि जो बाकी बचे हुए उनका मैं पेट भर लूं, उनकी कॉस्ट पे ये फौज है आपकी। लाख लानत ऐसी फौज के ऊपर, किसी की जेब काट के जो आपके बच्चों का, जो आपकी कौम की जो आने वाली पुश्तें, जो नस्लें हैं, उनके हिस्से का पैसा खा के अपने पेट भर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऐसी फौज भगवान ना किसी मुल्क को दे। और रही बात आपने कहा ना कि हमारी फौज, सुनिए, आपने कहा ना हमारी फौज बैठी है, तो मैं आपको बता दूं आपकी फौज ने तो बहरहाल चुड़ियां नहीं पहनी, पर मेरे को अपनी फौज पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन पॉलिटिकल विल हुई, जिस दिन इशारा कर दिया गया ना, दे विल डिलीवर। आवर आर्मी हैज डिलीवर्ड। हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा कंफ्लिक्ट नहीं रहा जहां पे हमारी आर्मी ने डिलीवर ना किया हो। फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी टिल टुडे 2021 तक आवर आर्मी इज वेरी केपेबल। आपने देखा ना चीनी कैसे भागे, देखा ना कैसे भागे। आपकी पाक फौज भी भागती नजर आएगी। पॉलिटिकल विल जिस दिन होगी ना, जिस दिन बंदूकों और तोपा का मुंह आपकी तरफ खुल जाएगा ना, उस दिन भागेंगे, उस दिन भागेंगे। नहीं सर, जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं जिन्होंने करप्शन केसेस किए, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने पापा जॉन्स पिज्जा टाइप इस तरह की चीजें बनाई, उनपे तो बिल्कुल मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन बाकी जो हमारे फौजी हैं जो एलओसी पे खड़े अपनी जानें दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ के उनके साथ में खड़ी हूँ। और आई विश कि पीस हो, ताकि दोनों तरफ के फौजियों का नुकसान ना हो। वो बेचारे तो मुझे बिल्कुल मासूम से लगते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक सोल्जर की ना, एक फौजी की जिम्मेवारी होती है अपने मुल्क की रक्षा करना, चाहे उसको करते हुए उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए। और मैं आपको 99 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में आपको कैप्टन कर्नल शेर खान की मैं बताता हूँ। कैप्टन कर्नल शेर खान को जो मिखल निशान इम्तियाज दिया है आपने, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है जी। हमारे इंडियन कर्नल, हमारे फौजी थे मिखल कर्नल संधू, उनकी आई एम नॉट श्योर कर्नल संधू थे या सिद्धू थे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हाईएस्ट तो निशान हैदर है मेरा ख्याल है। हाँ, तो निशान हैदर मिला उनको, फिर उनको निशान हैदर मिला है कैप्टन कर्नल शेर खान को। तो ऐसा नहीं है कि हमारे से अगर कोई दुश्मन लड़ता है और वो बहादुरी दिखाता है, उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। हमारी फौज शेरों की फौज है, हम लोग शेर है।
हम गीदड़ों की तरह छुप के नहीं आते, हम शरेआम, और अगर कोई शेर की तरह लड़ता है ना तो उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। वो पठान का बच्चा था, अच्छा लड़ा वो, और उसकी इज्जत और उसकी शोहरत हो पाकिस्तान के अंदर, उसको रिकग्निशन मिले, इस चीज को इंश्योर किया गया। और ऐसा नहीं है कि अबैंडन कर रहे हैं, वहां पे आके पाकिस्तान के झंडे डाल डाल के 99 में 99 में कारगिल में दफन हमने करे हैं। हमारे हर एक रेजिमेंट के अंदर पंडित, मौलाना और ग्रंथी पाठी होते हैं, तो मौलाना को बुला के प्रॉपर बरियल विद रिस्पेक्ट किया गया। तो ये चीजें आप छोड़ दें कि आपकी फौज बहुत मजबूत है, आपने कहा, मैंने मान लिया, आपने सुन ली बात को, पर इनका एक बार ट्रैक रिकॉर्ड तो उठा के देखो ना। 71 की बात छोड़ दो, आप 99 रिसेंटली आ जाओ ना, तब तो इन्होंने अपने फौजियों की, जो जिनके आईडी कार्ड थे, जो बावर्दी थे एनएलआई के, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, जो बावर्दी आपके अफसर थे, बावर्दी आपके जो जवान थे, उनकी लाशें लेने से मना कर दिया, उनको शहादत, उनको दे डिनाइड देम द राइट ऑफ लास्ट ऑनर, उनकी शहादत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर आप कहते हैं हमारी नहीं सर, खैर कारगिल वॉर तो बिल्कुल एक ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। इस बात को तो अब सब मानने भी लगे हैं, अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। हेलो जी 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 सर, मैं कह रही हूँ कारगिल वॉर तो बिल्कुल एक ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से, और अब पाकिस्तान में भी इस चीज को लोग मानने लगे हैं, इस पे बात करने लगे हैं। लेकिन लास्ट में मैं बस यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा चेंज आया है, पहले जो पब्लिक में स्पेशली, क्योंकि आप ट्विटर भी यूज करते हैं और सब, तो पहले जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे पाकिस्तान में, अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, आवाज निकालने लगे हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के बारे में हो, चाहे वो गवर्नमेंट को कह रहे हो। मैं फिर माफ करना, मैं मेरा राब्ता जितना आपके मुल्क के लोगों से रहा है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बढ़िया नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ पे कहावत है कि अगर भैंस पूंछ उठाएगी तो आपके मुल्क के लोगों का यही हाल है, वो मुंह खोलेंगे तो, समझ गए। मैं क्या कहूँ आरजू जी, अभी कल ही की बात है, वो आपके एक अब मैं क्या, नाम अच्छा नहीं लगता, वो फिर बोलेंगे कि रमनीक जो है वो कभी किसी का नाम ले लेता है, कभी किसी का। तो वो मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कि कौन गद्दार होता है और कैसे होते हैं, कोई मतलब हैरत है कि आप अपने मुल्क को टीवी चैनल के ऊपर आके या यूट्यूब के ऊपर आके आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, जैसी आप बातें करते हैं, व्हाट डज इट मेक ऑफ यू, व्हाट डज इट मेक ऑफ योर अपब्रिंगिंग, यानी कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपकी तरबियत के बारे में क्या सोचेंगे, आपकी तालीम के बारे में क्या सोचेंगे, आपके मुल्क और आपके मुआशरे के बारे में क्या सोचेंगे, कि आप कैसी सोसाइटी, कैसे एनवायरनमेंट, कैसे कल्चर में रहते हैं। जो न्यूज़ेस हमारे पास आती हैं, जो हम सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, किस तरीके से जहालत की हद है। आपने खुद एडमिट किया अभी कि 13-14 साल की लड़की है, उसकी कह रहा है कि बधाई मैं आज 66 का हूं तो मैं 68 में करूंगा। 70 साल की उम्र में तुम अल्लाह को याद करो भाई। हमारे यहाँ पे तो तीरथ पे निकल जाते हैं लोग एक उम्र के बाद, कि जी हमने 4 धाम की यात्रा करनी है, हमने तीरथ देखने हैं, हमने भगवानों का दर्शन करने अलग अलग जगह जाके, और ये इनकी अभी शादियां नहीं खत्म हो रही, इनको लड़कियां भी चाहिए 13-13 साल की। मतलब कैसी हद है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले भी कहा है आरजू जी, आपके मुल्क से बाहर कोई निकलता है ना पाकिस्तानी, तो उसको एक एक्चुअल शॉक लगता है कि यार हमारे को तो पाकिस्तान में ये पढ़ाया गया और ये एक्चुअल सच्चाई ये है और हिस्ट्री ये है। आपको अपने मुल्क की तारीख यानी कि हिस्ट्री को रीराइट और री रीड करना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि तालीम और तरबियत दोनों अच्छी देनी पड़ेंगी, और एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि जो गलतियां आपके मुल्क के सियासतदानों से, फौजियों से, या जो भी लोग क्यादत में रहे हैं, जो भी हुक्मरान रहे हैं, उनसे हुई हैं, उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आपको करेक्टिव कोर्स पे आना पड़ेगा। भाई अगर आप गाड़ी और आपकी गाड़ी स्वे करके नीचे उतर रही है, तो जब तक आप उसको सीधा नहीं करेंगे स्टेयरिंग को, तब तक आपकी गाड़ी वापस पटड़ी पे या वापस सड़क पे कैसे आएगी। आप तो कहते हैं नहीं साहब ये सड़क नहीं, उस सड़क तो वो है, हमने तो जाना ही उस पे था। जब आप ट्रैक से नीचे उतर गए हैं, और मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ आरजू जी, कि एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल है आपके मुल्क के अंदर। ये आपके जो चाहे वो जो जिसे कहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स हो गए, या कम्युनिटी लीडर्स हो गए, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए, आपके सियासतदान हो गए, आपके मुल्क की फौज, ये जब तक लोग इन चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ पे ये कुछ गलत हुआ और हमको इसको अब करेक्टिव कोर्स, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है सुधरने की आपके मुल्क के अंदर। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बातें छोड़ दीजिए, हमारे को जरूरत नहीं है पीपल टू पीपल कांटेक्ट की।
हमारे को इकोनॉमिक टाइज की भी आपके साथ जरूरत नहीं है, और प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज हम दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारे पास आज हम रशिया से ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। आपका सारा का सारा फॉरेन रिजर्व तो इंपोर्ट पे खर्च हो जाता है। गंदम, कॉटन, दालें, तेल, सब गैस आप इंपोर्ट करते हैं। आपके मुल्क में जो भी कुछ थोड़ा बहुत बाहर से पाकिस्तानी कमा के भेजते भी हैं आपको, गल्फ से या कहीं से भी जो डॉलर्स आपके पास इनकम होती है, वो सारी तो आप यहाँ खर्च देते हैं। तो नेट तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं ना। वो तो आपने सुधरना है। आपने अपने आप पहले ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी से पाकिस्तान सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी बनाइए। आपके मुल्क के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो फौज गवर्न करे, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन सियासतदान गवर्न करे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, इट शुड बी ए सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी। आपकी हर एक पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में ना, केंद्र बिंदु में पाकिस्तानी सिटीजन का हित होना चाहिए, उसके पर्सनल इंटरेस्ट होने चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए कि कैसे आपने पॉवर्टी एलिवेशन करनी, कैसे आपने मुल्क में से गरीबी गुर्बत को खत्म करना है, कैसे आपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, मदरसों के ऊपर मत डिपेंड कीजिए, कैसे आपने अपने मुल्क में अपने लोगों के पेट में दाने डालने, उनके तन पे कपड़ा देना है, हर एक चीज को अफोर्डेबल बनाना है। ये जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिसीज नहीं आएंगी, मतलब हम तो आपके लिए बैशिंग बैग रहे हैं ना, इंडिया हैज बीन अ किड बैग फॉर यू। आप आए, आपने इंडिया को पंच मारे, इंडिया को कितना लगता तुम कहां से आगे कहां से चले जाते हो। बट आप लोगों के लिए तो सेंटर जो है ऑफ ग्रेविटी बन गया इंडिया के। हमने इंडिया को टारगेट करना है, हमने मुकाबला इंडिया से करना है। आपका मुकाबला नहीं है इंडिया से, आपके लिए सेंट्रिक होना चाहिए पाकिस्तानी सिटीजन। आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अमन अपने आप हो जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान के वजीर आजम को कि साहब हमको इंडिया विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप्स आपने लेने हैं। आप की पॉलिसीज दुरुस्त कीजिए, अपने आप अमन होगा। कैसे यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में कैसे अमन हुआ? उन्होंने अपने शहरियों के बारे में, अपने सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए और मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई। जो सिटीजन अर्न नहीं कर रहे उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको मेडिकल सिक्योरिटी, उनको फूड सिक्योरिटी, सब पॉलिसीज वहीं से थी। बिल्कुल, और बिल्कुल सर, और हर चीज में तो हम यूरोप की एग्जांपल देते हैं, लेकिन यूरोप ये सब कुछ तभी कर पाया जब उनका पॉपुलेशन आप देखें कितनी कंट्रोल है। 2 बच्चे होते हैं, एक होता है। यहाँ पे तो जब तक 4 ना हो वो कहते नहीं भाई ये तो मतलब घर में रौनक ही नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल मैं ये भी कहती हूँ साथी के जो बात कर रहे हैं आप आरजू जी, 4 बीवियों की बात कर रहे हैं। 4 बच्चों की बात कर रही हूँ सर, मैं तो 4 से कम बच्चे ही नहीं देखे यहाँ पे किसी के। तो लेकिन ये कि आई होप कि यहाँ पे लोग जो हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, मैं नहीं समझती कि हर बात वो गलत कह रहे हैं। बहुत सी बातें वो ऐसी हैं जो हमारे फेवर में जाती हैं, अगर हम उन चीजों को फॉलो करें और बिल्कुल भारत के साथ मुकाबला करना छोड़ के और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें तो शायद कुछ बन पाए। अपने आप अमन हो जाएगा, अपने आप अमन हो जाएगा जब आप अपने सिटीजन के हित सोचेंगे। अगर इमरान खान ऊपर बैठ के ये सोचेगा कि मैंने 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का बेनिफिट सोचना है, तो कश्मीर बैक स्टेज पे चला जाएगा। आर्मी की जो पॉलिसीज है वो बैक स्टेज पे चली जाएंगी। आईएसआई की जो खुराफातें हैं, आईएसआई की ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये सब बैक स्टेज पे चली जाएंगी। और जब एक पाकिस्तानी उसके प्रधानमंत्री के लिए, उसके वजीर आजम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शहर बन जाएगा या सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ था? 135 करोड़ भारतवासियों की बात करी मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी मोदी जी ने। दूसरी बात है पूर्ण बहुमत से तीसरी बार फिर आएंगे 24 में, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये नहीं है, आप कोएलिशन गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, सब अमन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। वो करना आपने, हमने नहीं करना। हमारी तरफ से हम स्टेप ले चुके हैं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, ये बहुत है हमारे लिए। ट्रेड करना है, टाइज रखनी है, अच्छे ताल्लुकात रखने, उसके लिए मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हमें भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और बहुत सी चीजें जो, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे इंडियन पैनलिस्ट हमारे शो में भी और अपने टीवी चैनल्स पे भी जो बात करते हैं, बहुत हद तक मैं उससे एग्री भी करती हूँ कि उन बातों से। लेकिन ये कि यहाँ पे लोग उस बात को समझें और फॉलो करें, तब की बात है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।